नमन 14 साल का एक बच्चा था जो कि कचरा उठाने का काम करता था क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। गांव के कुछ लोग सही सही से से कचरा उठा कचरा ले। उठा ले। जी साहब। नमन की दशा भी ठीक नहीं थी। वो फटे पुराने कपड़े पहनता और काम करने जाता, जिसे देख उसके उम्र के बच्चे उसका मजाक उड़ाते। अरे देखो, ये कचरे वाला है। ऐसा कहकर सभी लोग उस पर हंसते। नमन जब शाम को कुछ पैसे लेकर घर जाता, तभी भी वो उदास ही रहता था, क्योंकि शाम को उसके बाबा शराब पी कर आते और उसकी माँ को और उसे मारते पीटते। बाबा छोड़ो माँ को। ऐसा हर रोज होता। हमेशा ही नमन के घर से चीखने चिल्लाने की आवाज आती। इन सब का नमन पर कोई बुरा असर ना पड़े, इसलिए नमन की माँ माया पास के छोटे से गांव में नमन को लेकर अपने माता पिता के साथ रहने लगी। आज से हम यही रहेंगे। कुछ वर्ष बीत गए। अब नमन 18 वर्ष का हो चुका था और उसने 10वीं की परीक्षा भी पास कर ली थी। गांव के लोग आपस में बातें करते हुए, माया ने इन नमन को काम से हटाकर पढ़ाया लिखाया, पर ये नमन तो नशेड़ी निकला। अच्छा। अरे हाँ हाँ, और तो और अपना वो शिक्षक है ना, गौरव, वही इसे नशेड़ी बना रहा है। अपना नीरज है ना, वो भी बता रहा था कि गौरव परीक्षा के पहले ही इस नमन को प्रश्नों का पर्चा दे देता है। अच्छा, तभी तो मैं सोचूं कि ये कचरा उठाने वाला नशेड़ी अव्वल कैसे आ गया है, वो भी 10वीं में। अरे हाँ हाँ, वैसे इसका बाप भी तो शराबी ही है। हाँ, शराबी बाप का बेटा नशेड़ी। मैंने खुद देखा है, ये नमन कोई नशीली चीज नाक में घुसाता है। अरे इन छोटी जात वाले लोगों की यही हरकत होती है। माया ये सारी बातें सुन लेती है और उसे बहुत दुख होता है और वो घर जाकर नमन से कहती है, देख, तू आज से पढ़ाई लिखाई छोड़ और मेरे साथ कचरा उठाने चल। तू किन गलत धंधों में पड़ा है सब पता है मुझे। पर माँ, ये तुम क्या कह रही हो माँ? औरों की बातें सुनकर माया ने अपने बेटे की पढ़ाई छुड़वा दी थी। कुछ साल और बीते और अब नमन बुरी आदतों में पड़कर चोरी करना भी शुरू कर दिया था। बहन, लगातार गांव में चोरियां हो रही है। आज मेरे घर से पायल चोरी हो गई। रोज रोज चोरी की वारदातें बढ़ रही थी। एक रात माया की पड़ोसन सुनीता घर पर नहीं थी। इसका फायदा उठाकर नमन भेष बदलकर सुनीता के घर में घुस गया था और उसके साथ उसके कुछ साथी भी। जल्दी से सब कुछ इस थैली में भर लो, कोई देख ना ले। अगले दिन सुनीता के घर में चोरी की बात पूरे गांव भर में आग की तरह फैल गई थी और सुनीता के घर के पास माया को नमन की एक चप्पल पड़ी मिली। ये चप्पल तो नमन की है और माया चुपके से उस चप्पल को उठा लेती है और उसे ऐसा करते देख एक आदमी देख लेता है। अरे, ये तो नमन की चप्पल है। ये देखो, माया अपने बेटे की चप्पल उठाकर भाग रही थी। इसी ने अपने बेटे को चोरी की सीख दी होगी। इन लोगों की तो जात ही ऐसी होती है। शराबी का बेटा नशेड़ी और चोर भी है। ये सब सुनकर माया शर्मिंदा हो जाती है और रोने लगती है और तलाशी लेने पर सुनीता के सारे गहने नमन के पास मिल जाते हैं। अरे पुलिस को बुलाओ। नहीं, हमें माफ कर दीजिए, हम आज ही गांव छोड़कर चले जाएंगे। नहीं माँ, तुम कहीं नहीं जाओगी। मैंने गलती की है, मैं जेल जाऊंगा। पकड़ लो इसे। पर जाने से पहले मैं अपनी माँ से अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। ठीक है, पर सिर्फ 10 मिनट। तेरे बाबा सिर्फ शराबी थे, वो ना ही नशेड़ी थे और ना ही चोर। चला जाए यहाँ से। और ठीक 10 मिनट बाद पुलिस नमन को ले जाती है। अब धीरे धीरे 6 महीने का समय बीत जाता है और एक दिन अचानक माया की तबीयत बहुत खराब हो जाती है कि तभी उसकी पड़ोसी उसे अस्पताल में भर्ती करवा देते हैं। क्या माया को दिल का दौरा पड़ा है? इलाज के पैसे हम कहाँ से लाएंगे? चिंता ना करें, इंस्पेक्टर नमन ने पैसे भर दिए हैं। जैसे ही नमन इंस्पेक्टर के रूप में सबके सामने आया, ये देखकर सब हैरान रह गए। ये चोर इंस्पेक्टर कैसे बन गया? जरूर कोई उल्टे सीधे काम किए होंगे। नहीं, मैंने नमन की मदद की है। माँ के मना करने पर भी मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी। सबसे छिपकर काम के साथ साथ पढ़ाई की। 12वीं और ग्रेजुएशन में भी अव्वल अंकों से पूरी की। नमन ने काम करके अपनी फीस भरी। अरे यह सब झूठी कहानी है। अगर ऐसा है तो
इस नमन ने चोरी क्यों की? इंस्पेक्टर नमन ने चोरी नहीं की थी, बल्कि गांव में हो रही चोरी को रोकने और बदमाश चोरों की गैंग को पकड़ने में पुलिस की मदद की है। मैंने उन चोरों को ये यकीन दिला दिया कि मैं चोर हूँ और इस तरह मैंने उन्हें पकड़ने में पुलिस की मदद की थी। तो फिर तुम जेल क्यों गए थे? इंस्पेक्टर नमन जेल नहीं गए थे। नमन बचपन से ही इंस्पेक्टर बनकर अपने जैसे गरीबों के हक के लिए लड़ाई करना चाहता था, इसलिए वो ट्रेनिंग पर गया था। पर ये नमन तो किसी नशीली चीज को नाक में घुसाता था। वो मेरी डिप्रेशन की दवाई थी। मुझे आज भी वो सारी बातें याद है कि किस तरह बाबा माँ को मारा करते थे। मैंने बचपन से ही ये सब देखा था। मेरे दिमाग में यही सब चलते आ रहा था। मैंने भी स्कूल में देखा था कि कैसे कोई भी बच्चा नमन के साथ नहीं बैठता था। मुझे याद है। छी छी, ये कचरे वाला है, हम इसके साथ नहीं बैठेंगे। कोई मेरे साथ नहीं बैठता था, कोई मुझसे बात भी नहीं करता था, और यही वजह थी कि मुझे अजीब सपने आते। मैं डरा सहमा सा रहता था। इसलिए मैंने स्कूल में बच्चों की काउंसलिंग के बारे में बात की और इसे दवाइयाँ दिलवाई। जब मैं एक ढाबे में काम करता था तो लोगों ने उस ढाबे में आना ही छोड़ दिया था, इसलिए उन लोगों ने मुझे वहां से निकाल दिया था। और इतना ही नहीं, ट्रेनिंग के दौरान भी मेरा मजाक बना। पर आज हर कोई इंस्पेक्टर नमन को सलाम करता है। और हाँ, मैं गौरव को पिछले साल के प्रश्नों के पर्चे देता था ताकि वो कम समय में ज्यादा तैयारी कर सके। मेरी कामयाबी का सारा श्रेय मैं अपने माँ और गौरव सर को देना चाहूंगा। माया जी अब ठीक हैं। क्या माया जी इस बारे में जानती हैं? हाँ, मैंने ट्रेनिंग पर जाने से पहले माँ को सब कुछ बता दिया था। आज नमन का नाम बड़े बड़े अखबारों में छपा था और टीवी पर भी यही खबर थी कि आखिर एक कचरे वाला कैसे बना इंस्पेक्टर। एक गांव में दिनेश नाम का व्यक्ति पापड़ी चाट का ठेला लगाता था। उसके ठेले पर लोगों की भीड़ लगी रहती थी। उसकी पापड़ी चाट की गांव भर में चर्चा रहती थी। दिनेश बहुत ही मेहनत और लगन से ठेले का काम संभालता, जिसमें उसकी पत्नी शांति भी उसका साथ देती थी। शांति, ओ शांति, पापड़ी चाट के लिए आलू ले आया हूँ। यहाँ आंगन में रखे हैं, मैं नहाने जा रहा हूँ। ठीक है जी, आप नहा लीजिए, तब तक मैं इन आलूओं को उबालने रख देती हूँ। दोनों पति पत्नी लगन से काम करते। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा दिन नहीं रही। दिनेश के ठेले के बगल में सुरेश नाम के व्यक्ति ने भी पापड़ी चाट का ठेला लगाना शुरू कर दिया। सुरेश अपनी पापड़ी चाट में न जाने ऐसा कौन सा मसाला डालता कि लोग अब दिनेश के ठेले को छोड़कर सुरेश के ठेले पर जाने लगे। सुरेश के ठेले पर ना तो दिनेश के ठेले जैसे साफ सफाई थी और ना ही सुरेश अपनी सब्जियां उसमें डालता था, लेकिन फिर भी लोग उसकी पापड़ी चाट के दीवाने हो गए थे। आओ आओ, 20 रुपए प्लेट, 20 रुपए प्लेट, स्वादिष्ट पापड़ी चाट के मजे ले लो। क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो? इतना गला फाड़ कर चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। तुम जितनी भी कोशिश कर लो, लोगों को मेरे जैसे पापड़ी चाट नहीं खिला पाओगे। मैं जानता हूँ तुम लोगों को लूट रहे हो, उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। देखना, एक दिन जब लोगों को तुम्हारी असलियत पता चलेगी ना, तुम बहुत पछताओगे। मेरी असलियत? लोग मुझे नहीं, तुम्हें यहाँ से भगा देंगे। दिनेश बहुत परेशान रहने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर वो कैसे लोगों को पहले जैसे अपने ठेले पर बुलाए। परेशान मत हो जी, जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। समझ नहीं आता कैसे ठीक होगा। मैं आखिर ऐसा क्या करूं कि लोगों को अपनी पापड़ी चाट की तरफ आकर्षित कर सकूं। आप ऐसा क्यों नहीं करते? ये काम छोड़कर कोई और काम कर लो। ये क्या कह रही हो शांति? इस काम के अलावा मैं कोई और काम करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। दिनेश रोज अपनी पापड़ी चाट के ठेले पर जाता और ग्राहकों को अपने ठेले पर आने के लिए आवाज लगाता, लेकिन उसके ठेले पर इक्का दुक्का ही ग्राहक रहते, जबकि सुरेश के ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती। एक दिन दिनेश अपने ठेले के पास उदास बैठा था कि तभी वहाँ एक बूढ़ा व्यक्ति आता है। वो बहुत हाँफ रहा था। बेटा, थोड़ा पानी मिलेगा क्या? हाँ हाँ बाबा, क्यों नहीं, आप यहाँ आराम से बैठिए, मैं अभी पानी लाता हूँ। दिनेश उसे पानी देता है। बूढ़ा गटक कर सारा पानी पी जाता है। बहुत भूख लगी है बेटा, क्या कुछ खाने को दे सकते हो?
दिनेश उसे एक प्लेट पापड़ी चाट खिलाता है। वाह, ये पापड़ी चाट खाकर तो मजा आ गया। बहुत ही स्वादिष्ट पापड़ी चाट बनाते हो तुम। लेकिन इतनी स्वादिष्ट पापड़ी चाट बनाने के बाद भी तुम्हारे ठेले पर एक भी ग्राहक नहीं, और उस सामने वाले ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लगी है। ऐसा क्यों? दिनेश बूढ़े को सुरेश के बारे में बताता है कि किस प्रकार वह खराब सामान का इस्तेमाल कर पापड़ी चाट बनाता है और लोगों को ठग रहा है। बूढ़ा कुछ सोचकर दिनेश को एक पोटली देता है। उसमें बिना चटनी के सूखी पापड़ी चाट होती है। ये लो बेटा, और अब तुम इस चाट को अपने मसाले के साथ तैयार करो, और देखना कैसे इस चाट की खुशबू से लोग तुम्हारे ठेले की ओर आकर्षित होते हैं। लेकिन ये तो केवल एक प्लेट ही बनेगी, और यदि किसी और ने भी मांगा तो मैं कैसे दूंगा? तुम चिंता मत करो, ये पोटली हमेशा सूखी पापड़ी चाट से भरी रहेगी। तुम जब भी चाहो इस पोटली में से सूखी पापड़ी चाट निकाल सकते हो। क्या सच में इस पोटली में हमेशा पापड़ी चाट भरी रहेगी? हाँ, ये पोटली तुम्हें हमेशा पापड़ी चाट देगी, लेकिन तब तक जब तक कि तुम्हारे ठेले पर पहले के समान ग्राहक नहीं आने लगते और इस सुरेश की सच्चाई लोगों के सामने नहीं आ जाती। जब सब ठीक हो जाएगा, इस पोटली की पापड़ी चाट अपने आप ही खत्म हो जाएगी। दिनेश बूढ़े व्यक्ति को बहुत धन्यवाद करता है। बूढ़े के जाने के बाद दिनेश उसके कहे अनुसार पोटली में से सूखी पापड़ी चाट निकालकर उसमें अपने हाथ से उसमें दही, आलू, चटनी और कुछ मसाले डालकर एक प्लेट तैयार करता है। वह आवाज लगाने ही लगता है कि उससे पहले ही उस पापड़ी चाट की खुशबू से एक व्यक्ति उसके ठेले पर आता है। अरे भाई, ये पापड़ी चाट की प्लेट कितने की देते हो? 20 रुपए के हैं भैया, एक प्लेट देना मुझे। व्यक्ति बड़े चाव से पापड़ी चाट खाता है। बहुत ही स्वादिष्ट, मजा आ गया। तभी वहाँ एक अन्य व्यक्ति आता है। भाई, एक पापड़ी चाट मेरे लिए भी लगा देना, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। दिनेश पापड़ी चाट की एक और प्लेट बनाता है। वाह भाई, मजा आ गया। ऐसी पापड़ी चाट तो मैंने कभी नहीं खाई। देखते ही देखते वहाँ लोगों की भीड़ लग जाती है। दिनेश को एक क्षण की भी फुर्सत नहीं मिलती। लोग एक के बाद एक पापड़ी चाट का ऑर्डर करते जा रहे थे। ये सब देखकर सुरेश बहुत ही आग बबूला हो रहा था। शाम को दिनेश खुशी खुशी घर जाता है। ये लो भाग्यवान, आज तो बहुत अच्छी कमाई हुई है। अरे, ये आज की कमाई के पैसे रखो तुम। अरे, ये चमत्कार कैसे हुआ जी? दिनेश शांति को बूढ़े की दी हुई पापड़ी चाट के बारे में बताता है। शांति दिनेश की बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है। अब दिनेश के ठेले पर पहले से ज्यादा ग्राहकों की भीड़ लगने लगती है। दिनेश पूरा चाट बनाने में व्यस्त रहता है। अब सुरेश के ठेले पर एक भी ग्राहक नहीं आता। सुरेश बहुत कोशिश करता है लोगों को अपने ठेले पर बुलाने की, लेकिन सब व्यर्थ जाता है। सुरेश समझ जाता है कि अब लोग उसके झांसे में नहीं आने वाले और वो वहाँ से कहीं और चला जाता है। दिनेश के ठेले पर पहले के समान ग्राहकों की भीड़ लगने लगती है, जिससे अब दिनेश पहले के समान ही मेहनत और लगन से काम करने लगता है। उसकी जादुई पापड़ी चाट जल्दी ही गायब हो जाती है। भोला नाम का एक गोलगप्पे वाला एक शहर में रहता था। उसकी पत्नी का नाम रेवा था। रेवा पूरा दिन गोलगप्पे बनाती और भोला उसे शहर के बाजार में जाकर बेचता। रेवा, गोलगप्पे तैयार हो गए क्या? जी, लगभग तैयार ही है। ठीक है, जल्दी दे दो, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। बाजार में और भी बहुत से गोलगप्पे के ठेले थे। इस वजह से भोला के ठेले पर ज्यादा लोग नहीं आते थे। भोला के गोलगप्पे ज्यादा स्वादिष्ट भी नहीं होते थे। पता है रेवा, मुझे लगता है हमें हमारे गोलगप्पे को ज्यादा स्वादिष्ट बनाना पड़ेगा। बाजार में और भी बहुत स्वादिष्ट गोलगप्पे के ठेले हैं, इसी वजह से हमारी ज्यादा आमदनी नहीं होती। हमें हमारे गोलगप्पे को और स्वादिष्ट बनाना ही पड़ेगा। मैं तो उसमें अच्छा आटा और अच्छे आलू इस्तेमाल करती हूँ और पानी भी अच्छा इस्तेमाल करती हूँ। हमें गोलगप्पे बनाने की कोई नई तरकीब इस्तेमाल करनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और अलग अलग तरीकों से गोलगप्पे बनाने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हम ज्यादा स्वादिष्ट गोलगप्पे बना पाएं। ठीक है,
कल से मैं और अच्छे गोलगप्पे बनाने की कोशिश करूंगी। गोलगप्पे का और अच्छा मसाला बनाने की कोशिश करूंगी। इस तरह भोला और रेवा अपने गोलगप्पों को और बेहतर बनाने के लिए ज्यादा मेहनत करने लगे। भोला के ठेले के पास में ही मुन्ना का गोलगप्पा का ठेला था। मुन्ना के गोलगप्पे भी ज्यादा नहीं बिकते थे। उसके गोलगप्पे भी ज्यादा स्वादिष्ट नहीं होते थे। मुन्ना भी जब घर जाता तो अपनी पत्नी से कहता, हमारे गोलगप्पे ज्यादा स्वादिष्ट नहीं है, इसीलिए ज्यादा नहीं बिकते। हमें कुछ करना चाहिए। मैं तो बहुत मेहनत से गोलगप्पे बनाती हूँ, उसमें सब अच्छी चीजें डालती हूँ, पर पता नहीं फिर भी स्वादिष्ट नहीं बनते। और ज्यादा मेहनत और लगन से गोलगप्पे बनाओ। कुछ अलग तरकीब से गोलगप्पे बनाओ, अलग मसाला बनाओ। ठीक है, मैं और अच्छे गोलगप्पे बनाने की कोशिश करूँगी। इस तरह मुन्ना और भोला अच्छे गोलगप्पे बनाने की कोशिश करने लगे। दोनों हर रोज कुछ अलग अलग तरीके अपनाकर गोलगप्पे बनाते। कभी मसाला में कुछ नया करते, लेकिन दोनों के ही व्यापार में ज्यादा कुछ बढ़ोतरी नहीं हुई। एक दिन की बात है, भोला थका हारा अपने घर पहुंचा। क्या हुआ, आज अच्छी कमाई हुई या आज भी पहले जैसे ही हाल है? नहीं, आज भी कुछ ज्यादा कमाई नहीं हुई। लगता है और मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, हमें सब्र रखना पड़ेगा। रातों रात कोई कमाल तो नहीं होगा, हमें और मेहनत करते रहना होगा। हाँ, बिल्कुल। उधर मुन्ना भी अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने पूछा, क्या हुआ, आज अच्छी कमाई हुई या नहीं? नहीं, आज भी कोई अच्छा व्यापार नहीं हुआ। अब क्या करें? अब बहुत हो गया, अब हमें धंधा बदल देना चाहिए। मैं हर रोज यह नहीं झेल सकता। क्या कहती हो, तुम ही बताओ। जैसा आप चाहें, मुझे कोई एतराज नहीं। अगले ही दिन से मुन्ना ने गोलगप्पों का ठेला लगाना बंद कर दिया। मुन्ना ने मेहनत की, लेकिन उसने सब्र नहीं किया और जल्दबाजी में निर्णय लेकर ठेला बंद कर दिया। दूसरी ओर भोला और उसकी पत्नी ने अच्छा व्यापार ना होने के बावजूद सब्र किया और मेहनत करते रहे। और आखिर एक वक्त आ ही गया जब उन्होंने एक स्वादिष्ट और सबसे अलग गोलगप्पे बना लिए। रेवा, ये वाले गोलगप्पे लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं। जो भी खाता है ये बोलता है कि ये गोलगप्पे सबसे अलग ही स्वाद वाले हैं। हमें यही गोलगप्पे ज्यादा से ज्यादा बनाने चाहिए। बहुत अच्छी बात है। चलो, हमारी मेहनत रंग लाई। हम अब और भी ज्यादा मेहनत करेंगे। बिल्कुल, हम जरूर इससे भी ज्यादा मेहनत करेंगे। अब भोला और रेवा पूरा दिन गोलगप्पे बनाते और शाम को भोला बाजार जाता और सारे गोलगप्पे बेच आता। अब उनकी कमाई बढ़ने लगी। भोला के गोलगप्पे बाजार में सबसे अच्छे गोलगप्पे कहलाने लगे। लोगों की लंबी कतार लगने लगी। भोला जितने भी गोलगप्पे ले जाता सब बिक जाते। कभी कभी तो गोलगप्पे कम पड़ जाते थे। लगता है अब मुझे 1-2 मजदूर की जरूरत पड़ेगी। गोलगप्पे बनाने के लिए भी मजदूर की जरूरत पड़ेगी। हाँ, अब हमें गोलगप्पे बनाने के लिए और लोगों की जरूरत है। मैं ढूंढता हूँ ऐसे लोगों को जो हमारे काम आए। ठीक है। इधर भोला का ठेला बहुत अच्छी तरह से चल रहा था और उधर मुन्ना ने गोलगप्पे का ठेला बंद कर दिया और कोई और काम ढूंढने लगा। भोला का ठेला इतना अच्छा चलने लगा कि उसे अब एक दुकान की जरूरत महसूस हुई। गोलगप्पे की बिक्री से उसके पास अच्छे पैसे आ गए थे। रेवा, अब ठेला छोटा पड़ रहा है। अब हमें एक दुकान की जरूरत पड़ेगी। तो आप बाजार में ही कोई अच्छी दुकान देख लीजिए और उसे खरीद लीजिए। हाँ, वैसे ही करते हैं। इधर भोला ने एक दुकान भी खरीद लिया और उधर मुन्ना अभी भी काम की तलाश कर रहा था। एक दिन उसकी मुलाकात भोला से हो गई। भोला ने पूछा, अरे मुन्ना, कैसा चल रहा है गोलगप्पे का ठेला? वो तो कब का बंद कर दिया मैंने। अभी तो कोई काम ढूंढ रहा हूँ। बंद कर दिया? मगर क्यों? कुछ अच्छी कमाई नहीं हो रही थी और बाजार में कितने ठेले हैं गोलगप्पे के, इसीलिए बंद कर दिया। तुम्हारा ठेला तो बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत नाम हो गया है तुम्हारा। तुम्हारे गोलगप्पे इतने स्वादिष्ट हैं कि जादुई गोलगप्पे के नाम से पुकारने लगे हैं लोग। बस सब भगवान का आशीर्वाद है। मुन्ना, मुझे भी काम करने वाले कुछ लोगों की जरूरत है। क्या तुम करोगे?
हाँ, जरूर करूँगा। और ऐसे करते करते भोला ने बाजार में एक दुकान खरीद ली और उसमें मुन्ना को काम पर लगा दिया। भोला के जादुई गोलगप्पे पूरे शहर में प्रसिद्ध हो गए। दादी माँ, आज आपके जादुई पापड़ों से मैं कहां से कहां पहुंच गई। इन्हें जो भी खाता है उसकी हर परेशानी दूर हो जाती है। अगर आप यहाँ होती तो कितना खुश होती। हाँ रानी, हमने जीते जी दादी माँ के पापड़ों की कदर नहीं की और आज उन्होंने ही हमें रोड पर आने से बचा लिया। सरस्वती एक बुजुर्ग महिला थी। वो लाठी के सहारे चला करती थी। उसकी एक बहुत ही प्यारी पोती थी, रानी। पति के जाने के बाद सरस्वती अपनी पोती में ही अपनी दुनिया ढूंढा करती थी। वो रानी को बहुत प्यार करती थी और रानी भी अपनी दादी के बिना नहीं रह सकती थी। अरे मेरी रानी बेटी क्या कर रही है? दादी माँ, जो आपने पापड़ बनाए हैं ना, उनको मैं सुखा रही हूँ, नहीं तो धूप में आपको बैठना पड़ेगा। अपने नन्हे नन्हे हाथों से तू मेरी कितनी मदद कर देती है। मैं भी तो किसी लालच में आकर आपकी मदद करती हूँ। तुझे कैसा लालच है मुझसे? मैं कौन सा तुझे प्रॉपर्टी देने वाली हूँ? मुझे तो आपसे प्रॉपर्टी से भी ज्यादा कीमती चीजें मिलती है। और वो क्या है भला? मुझे आपसे बहुत सारी परियों की कहानी सुनने को मिलती है। सरस्वती और रानी इसी तरह से एक दूसरे को प्यार करती थी और एक दूसरे का ख्याल रखती थी। परंतु रानी की मम्मी पुष्पा को ये बात पसंद नहीं थी। वो रानी को सरस्वती से दूर रखना चाहती थी। रानी, ओ रानी, अब क्या इसी कमरे में घुसी रहेगी? और कोई काम नहीं है क्या? स्कूल का कितना सारा काम पड़ा है करने के लिए, पर तुझे इस कमरे से फुर्सत मिले तब ना। अभी आई माँ। क्यों डांट रही है बेचारी को? ये थोड़ी देर मेरे पास बैठ जाती है तो क्या गलत है? आपको तो कोई काम है नहीं। आप तो चाहती हो कि ये भी ना पढ़े लिखे, बस आपकी तरह पापड़ बनाती रहे। पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। चल रानी कमरे में। पुष्पा रानी को कमरे में ले जाती है और उससे पूछती है, रानी, कल मैंने तुझे 50 रुपए दिए थे ना कॉपी लाने के लिए, कहाँ है वो? मम्मी, वो तो मैंने दादी का चश्मा बनवाने के काम में ले लिए थे। उनका चश्मा टूट गया था ना, इसलिए उन 50 रुपए से मैंने दादी माँ के चश्मे को ठीक कर दिया। किसने कहा था तुझे चश्मा ठीक कराने के लिए? पुष्पा रानी को मारना शुरू कर देती है। रानी की रोने की आवाज सुनकर विकास और सरस्वती दोनों वहाँ आ जाते हैं। क्यों मार रही हो तुम रानी को? किसने कहा तुम्हें इस पर हाथ उठाने के लिए? आज तो इसने कॉपी लेने के 50 रुपए तुम्हारी मम्मी के चश्मे के लिए खर्च कर दिए। न जाने आगे क्या क्या करेगी। हो सकता है कल को तुम्हारी माँ चोरी भी करवा दे। 1 हफ्ते बाद ही रानी का जन्मदिन है और मैं चाहती हूँ कि ये वृद्धाश्रम चली जाए। मुझे अब ये यहाँ पर नहीं चाहिए। सरस्वती ये सुनकर बहुत दुखी होती है और रात भर रोती रहती है। फिर कुछ सोचकर वो खुद ही रात के अंधेरे में घर से निकल जाती है और वृद्धाश्रम में रहने लग जाती है। वहाँ पर भी वो पापड़ बनाती थी जो वहाँ के रहने वाले लोगों को बहुत पसंद आते थे। अरे सरस्वती, तुम्हारे पापड़ तो बहुत ही लजीज होते हैं। जब तक इनका स्वाद ना लूं, तब तक पेट नहीं भरता, चाहे कितना भी खाना खाया हो। खाने के बाद जब तुम्हारे हाथ के पापड़ खा लेता हूँ ना, तभी पेट भर जाता है। अच्छा, तो और खा लो। अगर खत्म हो जाएंगे तो और बना दूंगी। सरस्वती के पापड़ पूरे वृद्धाश्रम में प्रसिद्ध थे। पूरा वृद्धाश्रम उन पापड़ों को खाता था। वो शौक से सभी के लिए पापड़ बनाती थी। एक दिन सरस्वती की अचानक तबीयत खराब हो गई और उसका देहांत हो गया। वहाँ के एक कर्मचारी ने सरस्वती के घर पर फोन किया। वहाँ रानी का बर्थडे की तैयारी चल रही थी। अगर आज दादी माँ भी यहाँ पर होती तो कितना अच्छा होता। मैं दादी माँ के साथ केक काटती। फिर तेरे दादी माँ का राग शुरू हो गया। दादी माँ नहीं आने वाली है, चुपचाप केक काट। सरस्वती की आवाज आती है और वो दौड़ी दौड़ी दादी माँ के कमरे में जाती है। वहाँ जाकर वो देखती है कि वहाँ उसकी दादी होती ही नहीं है, सिर्फ उसकी आवाज आ रही होती है। वो उसका भ्रम होता है। वहीं दूसरी ओर विकास को फोन आता है। कौन बात कर रहा है? मैं वृद्धाश्रम से मनोज बात कर रहा हूँ।
आपकी माँ का नाम सरस्वती था क्या? हाँ, मेरी माँ का नाम सरस्वती था। आपको बड़े दुख के साथ सूचित किया जाता है कि आपकी माता जी का देहांत हो गया है। आप उनका शव ले जाइए। फोन पर सरस्वती का नाम सुनकर पुष्पा आग बबूला हो जाती है और विकास को चिल्ला पड़ती है। अब क्या कर दिया तुम्हारी माँ ने वृद्धाश्रम में? ना चैन से रहती है, ना ही रहने देती है। वहाँ पर कुछ भी कांड कर दिया होगा। बस करो पुष्पा, अब तो अपने कटु वचनों पर लगाम लगाओ। तुम मुझसे इस तरह से बात कैसे कर रहे हो? बड़ी मिर्ची लग रही है। जो मैंने तुम्हारी माँ के बारे में कुछ कहा तो? पुष्पा, मेरी माँ का देहांत हो चुका है। अब तो उसकी आत्मा को दुखी मत करो। जीते जी तो मैं अपनी माँ के लिए कुछ नहीं कर पाया। अब कम से कम शांति से मेरी माँ का दाह संस्कार तो होने दो। पुष्पा वही स्तंभ से खड़ी हो जाती है। विकास अपनी माँ के पार्थिव शरीर को लेने के लिए वृद्धाश्रम जाता है और वहाँ से लाकर उनका दाह संस्कार करता है। कुछ समय बाद घर की परिस्थिति बिल्कुल बिगड़ जाती है और रोटी के भी लाल पड़ जाते हैं। एक दिन रानी उस वृद्धाश्रम के पास से निकल रही होती है तो उसका मन होता है कि वो दादी माँ के कमरे में जाकर देखे। अरे, तुम सरस्वती की पोती हो ना? हाँ बाबा जी, वो मेरे दादी थे। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। सरस्वती ने तुम्हारे लिए एक लिफाफा रखा था और कहा था कि जब मेरी पोती आए तो उसको दे देना। रानी जैसे ही लिफाफा खोलती है तो उसमें पापड़ रखे होते हैं और एक चिट्ठी लिखी होती है कि ये जादुई पापड़ है, ये कभी भी खत्म नहीं होंगे और जो भी इनको खाएगा उसकी सभी पेट की बीमारियां खत्म हो जाएगी। मैं जानती हूँ कि एक दिन तुम यहाँ पर जरूर आओगी और तुम्हें इसकी जरूरत होगी। रानी भागी भागी विकास के पास जाती है और सारी बातें बताती है। मेरी माँ ने मरने के बाद भी भला ही सोचा और हमने उनके साथ इतना गलत किया। मुझे बहुत पछतावा है। अब हम इन पापड़ों की मदद से फिर से एक नया व्यापार शुरू करेंगे पापा, और सब ठीक हो जाएगा। चलो जादुई पापड़ को बेच आते हैं। विकास और रानी उन जादुई पापड़ों की मदद से एक नया व्यापार शुरू करते हैं जिससे उनको मुनाफा ही मुनाफा होता है।